1973 की फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट नाम सुनते ही आज भी कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे इतिहास की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक माना जाता है ना? लेकिन क्या होगा अगर कोई कहे कि इसकी असली कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि हॉलीवुड भी उसके कुछ हिस्सों को पर्दे पर दिखाने से डर गया। जी हां, जो फिल्म में हमने देखा वो तो आप कह सकते हैं सिर्फ एक टीजर था। तो सवाल यही उठता है, आखिर उस असली कहानी में ऐसा क्या था? ऐसा कौन सा सच था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी दिखाने से पीछे हट गई? आज हम उसी अनसुनी और सच कहूं तो बेहद खौफनाक हकीकत की परतों को खोलेंगे। ये कहानी हमें ले चलती है साल 1949 में। कहानी है एक 14 साल के लड़के की जिसकी असली पहचान आज तक छिपाई गई है। उसे हम रोलैंड के नाम से जानते हैं और रोलैंड की ये कहानी आगे चलकर दुनिया की सबसे ज्यादा चर्चित और सच्ची डरावनी घटनाओं में से एक बन गई। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? एक बहुत ही मासूम से खेल से। उस वक्त रोलैंड एक बिल्कुल आम लड़का था, स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। और वजह बना एक तोहफा जो उसकी आंटी उसके लिए लेकर आई। एक ऐसा तोहफा जो उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ लाने वाला था। उसकी आंटी, जिनका नाम टिली था, उन्होंने रोलैंड को एक वीजी बोर्ड दिया और बस ऐसे ही बता दिया कि अरे, इससे ना आत्माओं से बात कर सकते हैं। अब एक बच्चे के लिए ये क्या था? बस एक मजाक, एक खेल। उसे तो दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि ये साधारण सा दिखने वाला बोर्ड उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक सपना बनने वाला है। और फिर कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आया। कुछ ही टाइम बाद रोलैंड की आंटी टिली की अचानक मौत हो गई। कैसे, ये आज तक किसी को नहीं पता। अब रोलैंड अकेला महसूस करने लगा और उसने अपनी आंटी से बात करने के लिए उसी वीजी बोर्ड का सहारा लिया। और बस यहीं से उन खौफनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। आंटी के जाने के बाद घर का माहौल जैसे बदल सा गया। धीरे धीरे कुछ अजीब, कुछ ऐसी डरावनी चीजें होने लगी जो समझ से बाहर थी। और ये जो शुरुआती संकेत थे ना, वो इतने परेशान करने वाले थे कि पूरे परिवार का सुख चैन ही छिन गया। अब जरा सोचकर देखिए, रात के अंधेरे में दीवारों से खरोचने की आवाजें आ रही हैं। दरवाजे पर कोई 3 बार दस्तक दे रहा है पर बाहर कोई नहीं है। घर का सामान, फर्नीचर अपने आप खिसक रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव आया रोलैंड में। वो प्यारा सा बच्चा अब स्कूल में हिंसक हो गया था और कभी कभी वो एक ऐसी अजीब, गहरी और शैतानी सी आवाज में बात करता था जिसे सुनकर उसके परिवार की रूह कांप जाती थी। अब परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने उसे एक साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, लेकिन रिपोर्ट क्या आई कि लड़का 100% फिट है, कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब उन्होंने फादर शूल्स नाम के एक पादरी से बात की तो उन्हें पहली ही बार में यह महसूस कर लिया कि यहाँ मामला दिमागी नहीं बल्कि किसी शैतानी ताकत का है। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए फादर शूल्स ने रोलैंड को एक रात अपनी निगरानी में रखने का फैसला किया। और उस रात जो हुआ, उसने उनके सारे शक दूर कर दिए। उन्होंने अपनी आंखों से रोलैंड के बिस्तर को बुरी तरह से हिंसक तरीके से हिलते हुए देखा। पास में रखी एक रॉकिंग चेयर हवा में उठी और अजीब तरह से गोल गोल घूमने लगी। ये कोई साइंस नहीं समझा सकता था। फादर शूल्स अब पूरी तरह समझ चुके थे कि उनका सामना किसी ऐसी शक्ति से है जो इस दुनिया की है ही नहीं। अब परिवार के सामने सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उन्हें यकीन हो गया था कि रोलैंड किसी बहुत बुरी ताकत के कब्जे में है। अब उन्होंने हताश होकर
ऐसे कैथोलिक पादरियों की तलाश शुरू की जो इन शैतानी शक्तियों से लड़ने में माहिर हों। और फिर एक दिन जब प्रार्थना चल रही थी, एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। अचानक रोलैंड के शरीर पर खरोचों के निशान उभरने लगे और उन खरोचों ने मिलकर एक शब्द बनाया, लुइस। ये एक इशारा था, एक रहस्यमयी संदेश जो उन्हें सेंट लुइस शहर की ओर ले जा रहा था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शैतानी ताकत बहुत चालाक थी। वो जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत पादरियों और परिवार को सेंट लुइस की तरफ खींच रही थी, मानो उसने वहां कोई बहुत बड़ा जाल बिछा रखा हो। सेंट लुइस पहुंचते ही हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। बद से बदतर, रोलैंड की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे घर में संभालना नामुमकिन हो गया। और तब यह फैसला लिया गया कि अब ये अंतिम लड़ाई घर में नहीं बल्कि एक स्थानीय अस्पताल के साइकियाट्रिक वार्ड यानी मनोरोग वार्ड में लड़ी जाएगी। वहां पादरियों ने कैथोलिक चर्च की सबसे शक्तिशाली और प्राचीन प्रक्रिया शुरू की, जिसे रोमन रिचुअल कहते हैं। अब ये कोई 1-2 घंटे का काम नहीं था। ये एक बहुत ही लंबी, थका देने वाली और खतरनाक आध्यात्मिक लड़ाई थी जो कई दिनों तक चलने वाली थी। और ये लड़ाई वाकई भयंकर थी। सोचिए, एक तरफ पादरी थे अपने पवित्र जल, क्रॉस और सेंट माइकल की मूर्ति जैसे हथियारों के साथ, और दूसरी तरफ थी वो शैतानी ताकत जो रोलैंड के शरीर को किसी रबर की तरह मरोड़ रही थी, उसे हवा में उठा रही थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ये एक असली जंग थी, एक आत्मा को बचाने की जंग। कई दिन, कई रातें ये संघर्ष चलता रहा और फिर एक रात एक आखिरी सबसे हिंसक टकराव हुआ और उसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोलैंड का कांपता हुआ शरीर एकदम स्थिर हो गया और उसने एक बहुत ही शांत और साफ आवाज में कहा, वो चला गया है। लेकिन क्या सच में वो चला गया था? उस खौफनाक रात के बाद आखिर क्या हुआ? क्या रोलैंड की जिंदगी वापस पटरी पर आ पाई? आइए अब इस अविश्वसनीय कहानी के आखिरी हिस्से को जानते हैं। उस घटना के बाद चर्च ने जो कुछ भी हुआ था, मतलब एग्जॉर्सिज्म से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स, सारी चीजें, सब पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया। उन्हें सील कर दिया गया। जिन पादरियों ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने भी इस मामले पर कभी किसी से कोई बात नहीं की, जिससे ये पूरी कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो गई। और अब इस कहानी का वो हिस्सा जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। वो लड़का रोलैंड, जिसने इतनी भयानक, इतनी अकल्पनीय पीड़ा झेली थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक सफल जिंदगी जी और यकीन मानिए वो आगे चलकर नासा में एक रॉकेट साइंटिस्ट बना। तो रोलैंड की कहानी हमें ठीक उसी सवाल पर वापस ले आती है जहां से हमने ये सब शुरू किया था। एक लड़का जो एक शैतानी ताकत के चंगुल से निकलता है और नासा का वैज्ञानिक बन जाता है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कभी-कभी असलियत कल्पना से कहीं ज्यादा डरावनी और अविश्वसनीय होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि ज्यादा डरावना क्या है? वो खौफ जो हम फिल्मों के पर्दे पर देखते हैं, या फिर वो हकीकत जिसे दिखाने से हॉलीवुड जैसा फिल्म उद्योग भी डर जाता है?